मैं हूं समीर गोस्वामी और आज लीजिए सुनिए मेरी ही लिखी कहानी ओमी भाई। एक हमारे मित्र हैं ओमी भाई। नाम तो वैसे उनका ओम प्रकाश है, लेकिन हम सभी मित्र उन्हें प्यार से ओमी भाई कहते हैं। ओमी एकदम दुबले पतले सामान्य कद के व्यक्ति हैं। रंग सांवला नहीं है तो गोरा भी नहीं है। नैन नक्शे से सामान्य से दिखने वाले हैं। कुल मिलाकर ऐसे दिखते हैं कि आप पहली नज़र में उनसे अगर आकर्षित न हो तो विमुख भी नहीं हो सकते। शर्मीले इतने हैं कि सामने से कोई महिला निकल जाए तो आप अपनी नज़रें जमीन में इस तरह गड़ा लेंगे कि वो अगर लेजर बीम होती तो पृथ्वी के आर पार छेद कर देती। लेकिन ये शर्मीलापन सिर्फ महिलाओं के सामने आने पर होता है। दोस्तों के साथ अगर ओमी भाई बैठे हों तो उनसे बेहतर महिलाओं के बारे में कोई नहीं बता सकता। अगर वो चाहें तो महिलाओं की प्रकृति पर एक पुराण लिख दें और महिलाएं भी कहें कि उनके बारे में जो भी ओमी भाई ने लिखा है 100% सही लिखा है। ओमी भाई मानव विज्ञान के प्रोफेसर हैं, लेकिन अपने शर्मीलेपन के कारण ही उन्होंने अपनी पोस्टिंग उस कॉलेज में करा रखी है जो सिर्फ लड़कों के लिए है। शौक के नाम पर ओमी भाई को किसी भी चीज का शौक नहीं है। न वो गुटखा खाएं, न पान, न सिगरेट, न शराब। बिल्कुल साधुओं जैसी जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन एक शौक उन्हें भरपूर है, वो है जासूसी कहानियां व उपन्यास पढ़ने का। हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के जितने उपन्यास व कहानियां अभी तक लिखी गई हैं, आपने सभी को पढ़ लिया है। और इस कारण से ओमी भाई इतने चंट हो गए हैं कि हर बात को जासूसी नजर से देखते हैं। एक बार मैंने ओमी भाई से पूछा कि भाई, तुम्हें ये जासूसी साहित्य पढ़ने से मिलता क्या है? क्यों नहीं कोई अच्छा ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ते हो? तो ओमी भाई का जवाब था कि ज्ञान जासूसी साहित्य से भी मिलता है और उसके साथ साथ सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। आपका सोचने का नजरिया बदल जाता है। इस साहित्य के पढ़ने से मुझे एक फायदा हुआ है कि जहां तुम लोग सोचना समाप्त कर देते हो, वहां से मेरा सोचना शुरू होता है। अब जब ओमी भाई की बात हो गई है तो जरा सी ओमी भाई के घर परिवार की भी बात हो जाए। ओमी भाई के घर में उनसे बड़ी 2 बहनें हैं और सबसे बड़े एक भाई हैं। सभी की शादी हो चुकी है। बहनें अपने अपने ससुराल में हैं और गाहे बगाहे उनका मायके में आना जाना होता रहता है। बड़े भाई एक जनरल स्टोर की दुकान चलाते हैं। बड़े भाई की भी शादी हो चुकी है। वह उनके एक बेटा और एक बेटी है जो अभी छोटे छोटे हैं। इनके अलावा ओमी भाई के माँ और पिताजी भी हैं। कुल मिलाकर एक भरा पूरा परिवार है जो एक साथ रहता है। घर के सभी सदस्य पुराने विचारों के पोषक हैं। हम दोस्तों ने कभी घर की महिलाओं को नहीं देखा। बड़े भैया की पत्नी यानी हम सब की भाभी को पहली और अंतिम बार तब देखा था जब उनका विवाह हो रहा था। इसके बाद जब भी घर गए, कभी भी ये समझ में ही नहीं आया कि भाभी घर पर हैं भी या नहीं। एक बार तो हम हतप्रभ रह गए जब ओमी के बड़े भैया अपने बेटे को गोद में लेकर हम दोस्तों के पास आ गए और ओमी के पिताजी ने देख लिया। तुरंत पिताजी ने भैया से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बेटे को गोद में खिलाते हुए? जाओ अपनी माँ को दे दो। हम सब दोस्तों को तो समझ में ही नहीं आया कि ये माजरा क्या है। लेकिन बाद में ओमी ने ही बताया कि अपने बच्चों को पुचकारना, खिलाना, दुलारना या गोद में लेना असभ्यता मानी जाती है। ओमी भाई ने यह भी बताया कि भाभी आज भी माताजी के साथ ही सोती हैं और भैया अकेले सोते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन जब बाद में पता किया तो पता चला कि बहुत परिवारों में ऐसा होता है। पति पत्नी का साथ साथ एक कमरे में रहना बेशर्मी और बेहयाई माना जाता है। जब भी ओमी भाई से इस बारे में बात करो तो ओमी भाई के अपने तर्क होते हैं। वो इस व्यवहार को सही मानते हैं और जहां पर थोड़ा असहज होते हैं तो तपाक से कह देते हैं कि इस उम्र में माँ बाप की सोच को नहीं बदला जा सकता। बेहतर है कि उनसे बहस न करके उनका सम्मान किया जाए। हालांकि हम मित्र किसी हद तक इसे महिलाओं का दमन और दकियानूसी सोच मानते हैं, लेकिन ओमी भाई इसे संस्कार से जोड़कर देखते हैं। इस बारे में हमारी बहस कई बार हो भी चुकी है, लेकिन ऐसी बहसों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। सभी के अपने अपने तर्क होते हैं जो दूसरों की नज़रों में कुतर्क होते हैं। हमारी नज़र में दूसरे दकियानूसी और गंवार होते हैं और दूसरे की नज़रों में हम कुछ ज्यादा ही उच्छृंखल और
बेशर्म प्रकृति के होते हैं। ये बहसा बहसी हम 4-5 मित्रों के एक समूह में होती है जो रोज ही मिला करता है। उस मित्र मंडली के एक सदस्य ओमी भाई हैं। शाम के बाद हम 1-2 घंटे के लिए एक जगह बैठते हैं, दुनिया जहान की बातें करते हैं और घर वापस चले जाते हैं। ये लगभग रोज का सिलसिला है। हमारी इस मित्र मंडली में सभी प्रकार के लोग हैं। ओमी भाई के विचार वाले लोग हैं, जो कि अपने संस्कारों के एवज में कोई समझौता नहीं चाहते। जो संस्कार पीढ़ियों से चले आ रहे हैं उन्हें सहेजना ही एक अच्छे चरित्र की निशानी मानते हैं। और कुछ मेरे जैसे हैं जो उन संस्कारों को बदलने में पूरा विश्वास रखते हैं जो इंसान की स्वतंत्रता में बाधक हों, विशेष रूप से महिलाओं की। उनकी नज़र में पुरुष पुरुष है और महिला महिला। हर लिंग की अपनी सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं में रहकर उन्हें काम करना चाहिए और समाज में पेश आना चाहिए। मेरी नज़र में पुरुष और महिला में भेद करना अमानवीयता की श्रेणी में आता है। कुछ मध्यमार्गी विचारधारा के भी हैं जो महिलाओं की स्वतंत्रता के पक्षधर तो होते हैं, लेकिन एक सीमा तक। हर विचार के अपने तर्क होते हैं और हर व्यक्ति अपनी विचारधारा के उजले पहलू को ही सामने रखकर बहस को जीतने का प्रयास करता है और अंत में बिना किसी निष्कर्ष के ये वार्तालाप समाप्त हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग विचारधारा के कारण एक दूसरे को घृणा या नफरत की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि उसके विचारों का सम्मान करते हैं। खैर, हम सभी युवा थे, अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त थे और नौकरी की तलाश में थे। ओमी भाई ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने कॉलेज पूरा करते ही नौकरी पर हाथ मार लिया था और प्रोफेसर बन गए थे। दरअसल इसके पीछे भी एक कारण था। हम सभी दोस्त मनमौजी किस्म के आदमी थे। सभी का कोई न कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसका नहीं चल रहा था वो अपने दोस्त की सहायता के लिए उपलब्ध रहता था। सो हम सभी दोस्तों का बहुत सा समय तो इन प्रेम प्रसंगों में ही चला जाता था। और ओमी भाई थे कि वो लड़की क्या, उसकी परछाई से कोसों दूर रहते थे। सो ओमी भाई का पूरा समय पढ़ाई में ही जाता था। हाँ, कुछ समय जो पढ़ाई से अलहदा खर्च होता था वो खर्च होता था जासूसी कहानियां या उपन्यास पढ़ने में। लेकिन वो कुछ ज्यादा समय न था, दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। लेकिन हम लोगों का दिन भर इंतजार, इकरार, मनुहार और न जाने किस किस में निकल जाता था। पढ़ाई तो बस तब होती थी जब दोस्तों के प्रेम प्रसंग से फुर्सत मिलती थी। सोमी भाई का पहली ही परीक्षा में निकल जाना ना कोई अजूबा था और न हम लोगों का रगड़ना कोई अजूबा था। एक दिन हम सभी मित्र अपने अड्डे पर बैठे बातें कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद ओमी भाई का आना हुआ। ओमी भाई आज कुछ खुश खुश थे। हम लोगों ने पूछ ही लिया, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? ओमी भाई ने बताया कि उनकी शादी पक्की हो गई है। हम लोगों को खुशी तो हुई, लेकिन अजीब सा भी लगा। जब भी मित्र मंडली के पहले सदस्य की शादी होती है तो अजीब सा तो लगता है, क्योंकि अभी तक हम कुंवारे दोस्तों की मंडली थी। अब अचानक इसमें एक विवाहित दोस्त आ जाएगा। कुंवारों के लिए विवाहित मित्र एक अजूबा तो होता ही है, एक अलग जमात का आदमी भी होता है। हमें लगता है अब ये वो दोस्त नहीं रहेगा जो खुलकर मिला करता था। अब इसमें संजीदगी आ जाएगी और ये अब एक परिपक्व आदमी की तरह व्यवहार करने लगेगा। हो सकता है कुछ दिनों बाद मेल मुलाकातें ही बंद हो जाए। ऐसे तमाम विचार दिमाग में आते हैं और अपने से अलग जमात का जो दिखने लगता है सो वो तो है ही। बहरहाल मैंने पूछा, कैसी हैं दिखने में हमारी होने वाली भाभी? यार ये पता नहीं। ओमी भाई बोले, क्या बात कर रहे हो? तुमने देखा तक नहीं और शादी पक्की हो गई, ये कैसे हुआ? राजीव ने सवाल किया। वो क्या है कि माताजी और बहनों ने देखा है, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। अरे तो ऐसे किसी से भी शादी कर लोगे क्या? अगर तुम्हारी मनमाफिक न हुई तो? प्रकाश का सवाल था। नहीं, ऐसा नहीं है। माताजी को पता है कि उन्हें कैसी बहू चाहिए और वैसे भी रहना तो उसे परिवार के साथ है, तो जो परिवार पसंद करे वो बेहतर है। ये बात तो मेरी समझ में न आई। भले ही परिवार के साथ रहना है, लेकिन सारा जीवन तो तुम्हारे साथ ही बिताना है ना, प्रवीण ने कहा। अच्छा ये बात छोड़ो, मैंने बीच बचाव करते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता था कि ओमी भाई का परिवार थोड़ा सा रूढ़िवादी विचारधारा का है और इन बातों पर बहस करने से कुछ न होगा, मामला गर्मा और जाएगा। ये बताओ ओमी भाई, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है और कुछ कामकाजी हैं या घरेलू? यार ये भी नहीं पता, लेकिन घरेलू ही होंगी,
क्योंकि मेरे परिवार को तो तुम जानते ही हो, महिलाओं का बाहर जाना ठीक नहीं लगता। अच्छा, ये तो बता दे कि नाम क्या है। मुझे कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि शादी तय हो गई है। ओमी भाई थोड़ा सा झल्ला से गए। उनकी झल्लाहट देखकर हम लोगों ने बात को वहीं समाप्त कर दिया, ओमी भाई को बधाई वगैरह देकर। कुछ दिनों बाद ओमी भाई की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हम मित्रों में भी जोश बहुत था, क्योंकि मंडली की पहली शादी थी, सो तरह तरह की योजना बनने लगी। शादी में ऐसा करेंगे, बारात में ऐसा करेंगे। ओमी भाई से पूछें कि कुछ हम लोगों के लिए काम हो तो बताओ, लेकिन उनका यही जवाब होता था कि सारी तैयारियां भैया और पिताजी कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। एक दो बार हम औपचारिकतावश ओमी भाई के घर भी गए, लेकिन ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि इस शादी में ओमी के मित्रों के किसी सुझाव या सहयोग की आवश्यकता है। कुछ दिनों बाद ओमी भाई शादी का कार्ड लेकर आए। कार्ड से पता चला कि ओमी भाई की भावी पत्नी का नाम शोभा है और पड़ोस के शहर की हैं। बारात लेकर जाना है। कार्ड मिलने के बाद हम लोग बारात के नाना प्रकार के मंसूबे बांधने लगे, लेकिन बारात के एक दिन पहले ही सारे मंसूबों पर तब पानी फिर गया, जब ओमी भाई के बड़े भैया ने सभी मित्रों को बुलाकर ताकीद कर दी कि बारात बिल्कुल शांत तरीके से जाएगी, कोई हुल्लड़बाजी नहीं चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया कि बारात बिल्कुल संस्कारित बारात लगना चाहिए। करते करते वो दिन भी आ गया जब बारात रवाना हुई और हम सभी मित्र शांति से बस में बैठकर छोटे बच्चों की तरह रवाना हो गए, बिना कोई आवाज किए। बारात लड़की के घरवालों के घर भी पहुंच गई और वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो गए। वरमाला का समय ही वो समय था जब हम मित्रों ने व स्वयं ओमी भाई ने शोभा जी के दर्शन किए। कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि ओमी भाई के मुकाबले में भाभी जी बला की खूबसूरत थी। पहली बार लगा कि अगर घर वालों पर बात छोड़ दी जाए तो निराशा हाथ नहीं लगती। परिवार वाले बेहतर सोचते हैं। उसके बाद फिर भाभी जी के दर्शन न हुए। वो हमेशा घूंघट में ही दिखाई दी। कई बार सोचा ओमी भाई से कहूं कि भाई अपने मित्रों का और भाभी जी का परिचय तो करा दो, लेकिन जब देखा कि ओमी स्वयं ही परिचय नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा क्या कराएंगे, सो शांत रह गए। करते कराते शादी की सारी औपचारिकताएं निपट गईं और बारात विदा होकर वापस घर पर आ गई। अब जब वापस घर आ गई तो हम मित्रों का क्या काम, सो हम सब अपने अपने घर चल दिए। वो एक दीवाल घड़ी का डिब्बा हाथ में लेकर, जो बारातियों को लड़की वालों की तरफ से उपहार में मिला था और जिसमें अंदर लिखा था शोभा संग ओम प्रकाश। उस दिन हम सभी दोस्त बारात की खुमारी उतारते रहे और शाम को मिलने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अगले दिन फिर हम सभी दोस्त इकट्ठा हुए। पहले से ही आशा थी कि आज ओमी भाई का आना न होगा। नया नया विवाह है, सो घर में ही व्यस्त होंगे, लेकिन आशा के विपरीत ओमी भाई का अवतरण हो गया। हम सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन ओमी भाई बिल्कुल ही सहज थे। कुछ देर बाद प्रवीण ने पूछा, यार ओमी भाई, नई नई शादी के बाद भी तुम्हें फुर्सत मिल गई या घर से भगा दिया गया? ओमी भाई ने हंसकर कहा, नहीं यार, घर पर कुछ रस्में चल रही थीं और उनमें मेरा काम न था, सो माताजी से इजाजत लेकर चला आया। अरे वाह, ये बढ़िया किया। ये बताओ कि भाभी जी कैसी हैं, क्या बातचीत हुई? राजीव ने प्रश्न किया। अभी कोई बातचीत नहीं हुई, ओमी भाई ने कुछ सकचाते हुए कहा। अरे अभी तक बातचीत नहीं हुई भाई, कब होगी? मैंने प्रश्न दागा। कह नहीं सकते, ओमी भाई का प्रत्युत्तर था। अब हम मित्रों की मित्रमंडली रोज की तरह जमने लगी। ओमी भाई भी रोज ही आने लगे। वो रोज आते और हम लोगों का रोज का एक सवाल होता, भाभी जी कैसी हैं? और उनका वही पका पकाया जवाब होता, पता नहीं। धीरे धीरे हमने भी मान लिया कि ओमी भाई के घर में उनकी पत्नी नहीं बल्कि केवल एक बहू आई है, जिससे ओमी भाई को उसी तरह दूर रखा जाता है जैसे बिल्ली से दूध। हमने भी धीरे धीरे उनसे पूछना बंद कर दिया, लेकिन आंखों ही आंखों में हमारे द्वारा सवाल भी हो जाता था और ओमी भाई का जवाब भी। होते होते 2 महीने बीत गए और ओमी भाई और भाभी के बीच का संबंध जस का तस बना रहा। हालांकि ओमी भाई को इससे कोई झल्लाहट हो या बुरा लग रहा हो, ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ। एक दिन लेकिन जैसे बमसा फट गया। ओमी भाई बदहवास से चले आ रहे थे। हमने कारण पूछा तो उन्होंने बमुश्किल बताया कि दोपहर को शोभा घर से भाग गई। हम सभी अवाक रह गए। हमने पूछा कि कुछ लड़ाई झगड़ा या कोई बातचीत हो गई, तो ओमी भाई ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
इसके आगे ओमी भाई ने बताया कि उसके मायके और सभी रिश्तेदारों को फोन करके पता कर चुके हैं, लेकिन वो कहीं नहीं गई। हम सभी चिंतित थे कि अब क्या होगा। आखिर ओमी भाई ने कहा कि वो उसे ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन ये बात और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। घर वालों ने साफ ताकीद की है, क्योंकि घर की इज्जत का सवाल है। हम सब ने भरोसा दिलाया कि ये बात हम तक ही सीमित रहेगी, लेकिन ओमी भाई भाभी को इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढेंगे, ये सोचकर हम परेशान थे। फिर भी ओमी भाई पर कुछ विश्वास तो था कि वो भाभी का पता कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार बताया था कि जासूसी साहित्य पढ़ते पढ़ते वो इतने दक्ष हो चुके हैं कि कोई भी केस सुलझा सकते हैं। ओमी भाई दोबारा इस बात को गुप्त रखने की ताकीद करके रवाना हो गए। हम सभी तरह तरह की बातें करने लगे, कुछ ओमी भाई की, कुछ उनके घर वालों की। विशेष तौर पर उनकी बुराई इस बात को लेकर हम सभी करते थे कि आजकल के जमाने में अगर बहू को कैदी की तरह रखोगे तो वो तो भागेगी ही। अगले कुछ दिनों तक यही निंदा रस चलता रहा। वैसे निंदा रस बातचीत करने में सर्वोत्तम रस होता है। उसका स्वाद भी बहुत उत्तम होता है और समय का पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया। इसी निंदा रस में हमारे 5 दिन निकल गए। हम ओमी भाई के घर के हालात का पता करने जा नहीं सकते थे, और उस जमाने में मोबाइल जैसी कोई चीज नहीं थी जो ओमी भाई से पूछ लेते कि क्या हुआ। 5 दिन बाद ओमी भाई का आगमन हुआ। बहुत खुश थे। बताया कि बहुत मशक्कत के बाद शोभा मिल गई है। पूछने पर पता चला कि बनारस में मिली है। हम सभी ने पूछा कि घर का माहौल कैसा है, तो ओमी भाई ने कहा कि जब शोभा से पूछा गया कि क्यों भाग गई थी, तो उसका कहना था कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिलहाल ओमी भाई इस पर खुश थे कि घर वालों का रवैया, चाहे बात न फैल जाए इस डर से या फिर किसी अन्य कारण से, शोभा के साथ सहानुभूति का है। 2 महीने बीते होंगे कि ओमी भाई फिर एक शाम बदहवास से आए और बताया कि शोभा फिर भाग गई, और ओमी भाई फिर से भाभी की खोज में निकल गए। 4-5 दिन बाद ओमी भाई फिर वापस आए और बताया कि शोभा भाभी मिल गई हैं, और इस बार जयपुर में मिली हैं। हम सभी ओमी भाई को मान गए कि वाकई ओमी भाई जासूसी साहित्य पढ़ते पढ़ते स्वयं जासूस हो गए हैं। हमने बहुत पूछने की कोशिश की कि ओमी भाई कैसे पता कर लेते हैं भाभी का, तो ओमी भाई मुस्कुरा कर कह देते हैं कि जासूसी साहित्य पढ़ो तो सब समझ में आ जाएगा। खैर, हम सभी ने संदेह जाहिर किया कि कहीं भाभी को कोई बीमारी तो नहीं है। ये बार बार भाग जाना हम लोगों को कोई मानसिक बीमारी सा लगा। तो ओमी भाई ने बताया कि घर पर इसकी चर्चा चल रही है और जल्दी ही शोभा को किसी अच्छे मानसिक चिकित्सक से दिखवाया जाएगा। इसके बाद ओमी भाई ने शोभा भाभी को कई चिकित्सकों को दिखाया। दिल्ली, मुंबई सरीखे बड़े बड़े अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन सभी जगह चिकित्सक समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए। कुछ ने इलाज तो शुरू किया, लेकिन वो सिर्फ तुक्का था। वास्तव में चिकित्सक बीमारी ही नहीं पकड़ पा रहे थे। अब ओमी भाई और उनके घरवालों को यकीन होने लगा कि शोभा भाभी को कोई ऊपरी हवा लग गई है, जिसका इलाज चिकित्सकों के पास न होकर पीर फकीर, साधु संत या ओझाओं के पास ही मिलेगा। आखिर ओमी भाई ने घरवालों की सलाह पर शोभा भाभी को आसपास के पीर फकीर, साधु संत व ओझाओं को दिखाना शुरू कर दिया। जब आसपास के सभी पीर फकीर, साधु संत व ओझाओं से इलाज करवा लिया और कोई खास लाभ न हुआ, तो इन्होंने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया और भारत में अन्य स्थानों में भी पता करने लगे। ओमी भाई को जैसे ही पता चलता है कि फलां जगह एक सिद्ध पुरुष है जो शोभा भाभी का इलाज कर देंगे, तो ओमी भाई तुरंत शोभा भाभी को साथ ले झाड़ फूंक कराने के लिए इन सिद्ध पुरुषों के पास चले जाते हैं और 4-5 दिन के बाद लौटते हैं। अब शोभा भाभी को दिखाने के लिए ऐसे सिद्ध पुरुष कभी डलहौजी, कभी कुल्लू मनाली, कभी गोवा, कभी केरल, कभी अंडमान निकोबार, कभी शिमला, कभी पचमढ़ी, कभी खजुराहो में मिलते हैं। ओमी भाई का कहना है कि अगर आराम नहीं मिलता तो वे जल्द ही विदेश भी दिखाने के लिए जा सकते हैं। मैं हूं समीर गोस्वामी और अभी आप सुन रहे थे मेरी ही लिखी कहानी ओमी भाई।